मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास, इस कड़ी में आप 18 भाग सुन चुके हैं। आज मैं आपको 19वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। कल जैसे कि मैंने बताया था कि बंसीलाल सरकार गिराकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सरकार पर काबिज हो चुके थे। उसके बाद का भाग नंबर 19 में मैं आपको बताना चाहूंगा। 27 जुलाई को श्री ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा बुलाकर विश्वास मत हासिल कर लिया। चौटाला साहब के हक में सम्मन और विरोध में 32 वोट पड़े थे। अगले दिन श्री अशोक अरोड़ा को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस प्रकार से चौटाला साहब ने अपनी करनी और कथनी को आवश्यकता आविष्कार की जर्नी में बदल दिया। चौटाला साहब प्राय अपने भाषणों में यह कहा करते थे कि राज सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई प्लेट में धर के किसी को परोस दे, सत्ताएं छीनी जाती हैं। ये हमेशा चौटाला साहब कहा करते थे। वे ये भी कहते थे कि बहादुर कौमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठती। और कई मर्तबा हम सुना करते, चौटाला साहब एक ही बात कहा करते कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती, क्योंकि सुगबुगाहट में उनको लग चुका था कि सरकार वो उनके कब्जे में आने वाली है। तो इस समय की प्रतीक्षा नहीं किया करती का नारा देकर कर्म की गति को जारी रखा जाता है। ये बात चौटाला साहब कहते थे कि लगे रहो, दिन सूत्रे आप आ जाएंगे। और वर्करों में काफी जोश था और चौटाला साहब काफी सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने अपनी दोनों उक्तियां सिद्ध करके दिखा दी। हरियाणा विधानसभा में उनकी पार्टी केवल उस समय 24 विधायक थे और अपने 24 विधायकों को सीढ़ी बनाकर 40 का आंकड़ा पार कर सम्मन विधायकों के साथ चौधरी बंसीलाल की सत्ता छीन ली थी। और दूसरी कथनी के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए 5 वर्ष की प्रतीक्षा भी नहीं की, केवल 3.25 साल में ही चौधरी बंसीलाल को पीछे धकेल कर खुद हरियाणा के शासक बन गए। श्री चौटाला साहब ने सरकार तो बनाई, लेकिन जिनके कंधों पर सरकार बनाई उस सरकार का बोझ जिम्मेदारी उन आदमियों पर थी जो लोक दल विधायकों को छोड़कर सारे उनके नजरों में भगोड़े थे। लोक दल विधायकों को छोड़कर सब भगोड़े ही थे। दल बदल राम को, आया राम गया राम को, पलटू राम को, यानी कि वो भानुमतिया कुणबा इकट्ठा हो गया। सभी अविश्वास पात्र थे। मुसलमानों की उस कहावत पर खरे उतरते थे कि भली होती तो सच्चता हो गई रहती। तो ये बात उनका चरित्र भयग्रस्त था। ये बात उनको जस्ती थी कि ये किसी टाइम भी जुकर बंसीलाल ने छोड़े नहीं, वो छोड़ के बात सकते हैं। इसलिए उनके डगमगाए हुए ईमान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। चौटाला साहब चतुर बहुत राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ये तो समय की बात है भाई, पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना हो जाए और किस किए हुए कर्म में आदमी को कौन भुगतना पड़ जाए, ये अलग बात है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर भजनलाल को कोई राजनीति मात दे सकता है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मंजे हुए खिलाड़ी थे और उन्होंने किया भी। 1982 का बदला उन्होंने बाद में लिया और इसी तरह उन्होंने जब भी मौका मिला राजनीति से चुके नहीं। उसी कड़ी में सबसे पहले 11 अगस्त को श्री जगन्नाथ ने चौटाला मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। श्री जगन्नाथ ने श्री चौटाला साहब पर 2 आरोप लगाए। एक तो ये कि गुड़गांव में चौटाला साहब ने सुखबीर बादल यानी प्रकाश सिंह बादल के लड़के को वहां पर 1350 एकड़ की भूमि कौड़ियों के भाव दे दी, जब वो डिज्नीलैंड का जिक्र चला था। दूसरा ये कि चौधरी बंसीलाल ने सन 1996 में मुख्यमंत्री बनते ही SYL नहर की खुदाई का केस जो सुप्रीम कोर्ट में रखा था उसे वापस लेने का निर्णय ले लिया। जो दोनों बातें हरियाणा के हितों के विरुद्ध हैं, जिन्हें श्री जगन्नाथ सहन नहीं कर सके और चौटाला मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, ये कह के वो बाहर हुए थे। उसी दौरान निर्वाचन आयोग ने 5 सितंबर 1999 के लिए लोकसभा चुनाव करवाने की तिथि निश्चित कर दी। कोई और मंत्री या विधायक चौटाला सरकार से टूटता, सबका ध्यान चुनाव की गहमागहमी पर केंद्रित हो गया और कुछ समय के लिए भाग दौड़ थम गई। नई नई सरकार बनी थी, लोकसभा में भी अब जरूरी बात थी कि इनकी हवा बन गई। जिस प्रकार भाजपा ने 1.25 साल तक चौधरी बंसीलाल को परेशान किया था,
उस दौरान मैं अपनी मनमानी मांगे मनवाकर उन्हें पंगु बना दिया था। उसी प्रकार उन्होंने श्री चौटाला साहब से व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसी ढंग से पेश आने लगे। लेकिन ये तो चौटाला साहब थे, अपनी अनुचित मांगे मनवाने के लिए उन्होंने भी विवश करने लगे। चौटाला साहब ने हरियाणा में भाजपा के जनाधार को आंकते हुए तथा भाजपा इनेलो के गठबंधन को सुचारू रूप देने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 10 में से केवल 3 सीट देने की घोषणा करी थी। फिर क्या था, भाजपा ने चौटाला सरकार से झट अपना समर्थन वापस लेने की गुहार लगा दी, जो कि चौटाला पहले भाप गए थे कि ऐसा होगा। चौटाला जी असमंजस में फंस गए। भाजपा ने 3 नहीं 4 नहीं 5 सीटें अपने कोटे में प्राप्त करने का दावा ठोक दिया। चौटाला साहब फंसे हुए थे। चौटाला साहब भी मझधार से निकलना चाहते थे। कहते हैं कि दबी हुई बिल्ली चूहों से कान कटवाती है, ये बात उस टाइम लागू हुई। चौटाला साहब ने 10 में से आधी 5 सीटें भाजपा के लिए छोड़ दी और चुनाव में भाजपा ने लोग गठबंधन कायम रखा। यहां तक कि सोनीपत संसदीय सीट जो कभी लोकदलागढ़ होती थी वह भी भाजपा ने अपने कोटे में मांग ली, जिसके लिए चौटाला साहब अपनी पार्टी प्रत्याशी की न केवल घोषणा ही कर चुके थे, अपितु उक्त इनेलो प्रत्याशी श्री किशन सिंह सांगवान, मास्टर किशन सिंह सांगवान को प्रत्याशी घोषित कर चुके थे। लेकिन भाजपा के पास वहां कैंडिडेट ही नहीं था। उन्होंने भी मास्टर किशन सिंह सांगवान से कहा कि आप हमारे पाले में आ जाओ, आपको टिकट हम एज इट इज बरकरार रखेंगे, हमारे निशान पर लड़ना पड़ेगा। तो मास्टर किशन सिंह सांगवान ने जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया और उन्होंने चौटाला साहब की सलाह लिए बगैर ही उनके यहां भर ली। इससे चौटाला साहब नाराज हो गए और ये पूरी डिटेल की बात थी जो मैंने लिखा था। सांगवान अपने नाम की 15 दिन पहले की गई अग्रिम घोषणाएं कारण क्षेत्र में प्रचार कर अपनी हवा बना चुके थे। उस कारण वे असमंजस में थे और भाजपा के पास भी तुरंत फुर्त कोई उपयुक्त प्रत्याशी न होने के कारण वह भी उठापटक की स्थिति में थी। अतः भाजपा ने श्री सांगवान से संपर्क साधा और पूछा कि यदि वे भाजपा प्रत्याशी बनना स्वीकार करें तो पार्टी उन्हें प्रत्याशी घोषित कर भाजपा का चुनाव चिन्ह पर उतारने को तैयार है। सांगवान साहब ने तुरंत हाँ कर दी और इनेलो का नामांकन पत्र बदलकर भाजपा चुनाव चिन्ह ले लिया। ऐसा राजनीति में अक्सर होता है, किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता तो बड़ी पार्टी अपने निशान पर किसी अक्षत्रिय दल की पार्टी को चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि उन्होंने सीट जीतने से मतलब होता है। तो इसी तरह भाजपा का चुनाव चिन्ह उन्होंने ले लिया। अतः रातों रात इनेलो के प्रत्याशी से भाजपा प्रत्याशी बन गए। लेकिन वही बात चौटाला साहब से संपर्क किए बिना ही स्वतंत्र निर्णय कैसे ले लिया। चौटाला साहब मन ही मन नाराज हुए। वे अपना पका पकाया फल भाजपा को इतनी आसानी से नहीं खोने देना चाहते थे। वे चाहते थे कि सांगवान स्वतंत्र प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़े और अंदर खाने उनकी ईमानदारी इनेलो के साथ ही बनी रहे। परंतु व्यवस्था के कारण वे चुप रहे और समझौते के कारण भाजपा के कोटे से वह सीट सांगवान साहब ने जीत ली। परंतु चौटाला साहब के मन में एक गांठ पड़ गई। उन्होंने सोचा वे बिना पूछे जो आदमी काम कर सका है आगे सेध सके है। संसदीय चुनाव में इनेलो और भाजपा समझौता 5-5 के बंटवारे के आधार पर हुआ था। उसी आधार पर चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की सहायता की। उपचुनाव में हवा कांग्रेस की न होकर पूरे देश में भाजपा का सौरभ दिख रहा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु की सुश्री जयललिता का समर्थन वापस लेने और चौटाला साहब का समर्थन वापस लेने के कारण संसद में वह शक्ति परीक्षण में 1 वोट से हार गए थे। हालांकि उस टाइम का यह कहा था कि चौटाला साहब के तीनों इनेलो विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन कई भाजपा नेताओं ने उस टाइम कहा था कि इन्होंने वोट नहीं दिया। उस कारण श्री वाजपेयी को सहानुभूति के वातावरण का लाभ मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा को 182 और कांग्रेस को 114 सीट मिली थी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। यहां तक कि हरियाणा में कभी न हारने वाले चौधरी भजनलाल भी करनाल संसदीय सीट से चुनाव हार गए थे। यहां उस टाइम पर भाजपा के ID स्वामी ने चुनाव जीत लिया था और रोहतक से 3 बार चौधरी देवीलाल को चित करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो के कैप्टन इंदर सिंह से मात खा गए थे। हरियाणा में इनेलो भाजपा गठबंधन ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीत ली थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुनः NDA गठबंधन के नेता बनकर देश के पुनः प्रधानमंत्री बन गए। तो इसके बाद की जो आगे की राजनीति है वो मैं आपको अगले 20वें एपिसोड में फिर बताऊंगा। तब तक के लिए आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट डालें कोई न कोई, ताकि पता लगे आप क्या चाहते हैं। और दोस्तों शेयर जरूर करें, ये आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब करें। और जो ही कोई नई सूचना या खबर हमें मिलेगी या राजनीतिक इतिहास जो आपको अच्छा लगे उसी ढंग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।
ये वैसे तो बहुत लंबा लिखा जाता है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी इसको बताऊंगा तो बहुत ही जल्दी ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा को बने काफी साल नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने उससे भी पुराना पंजाब के टाइम का ये आपको प्रस्तुत किया है। तो अभी आगे आगे जो राजनीति है वो घटनाक्रम जिसका आपको कम ज्ञान है, मैं वही बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जितना ज्यादा नॉलेज है और जो आमतौर पर पढ़ाया सुनाया जाता है वो मैं कोशिश करूंगा कि वो मोटे तौर पर तो आएगा, लेकिन बारीकी से जो चीजें आपको आपके ध्यान में नहीं है वही चीज बताने की मैं कोशिश करूंगा। और बिल्कुल निर्भर निष्पक्ष पत्रकारिता के नाते मैं आपके सामने सारी वो चीज प्रस्तुत करूंगा जो दबी जुबान में कोई और किसी का नाम न लेते हुए मैं कहूंगा कि वो नेताओं के मनमाफिक बात करते हैं, लेकिन मैं स्पष्टवादिता के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे जो लगा और जो मेरे अपने विचार हैं वो चाहे किसी के हक में है या खिलाफ, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। नमस्कार।